आदाब, क्यू टीवी सच पर आप देख रहे हैं खबर फटाफट। चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। हमारी प्यारी अमरनाथ यात्रा पूरे जोश के साथ शुरू हो गई है। अब तक 20,000 से भी ज्यादा श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं और आज 6,411 यात्रियों का तीसरा जत्था जम्मू से पवित्र गुफा की ओर रवाना हो गया है। सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद है ताकि हर यात्री सुरक्षित और आराम से अपनी यात्रा पूरी कर सके। अधिकारियों ने बताया कि दोनों पारंपरिक पहलगाम और बालटाल मार्ग पर यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और यात्रियों की सुविधा के लिए नए विश्राम गृह और बेहतर सुविधाएं जोड़ी गई हैं। बालटाल में एक नया बड़ा यात्री निवास परिसर भी खुल गया है जिसमें 800 श्रद्धालु आराम से रुक सकते हैं। ये तो कमाल की बात है ना? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक दीक्षांत समारोह में शानदार बात कही है। उन्होंने बताया कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा युवा इस क्षेत्र में नए नए आइडियाज लाएं। इसी सोच के साथ उन्होंने 5,000 करोड़ रुपए की समग्र कृषि विकास कार्यक्रम HADP पहल की घोषणा की है। इसका मकसद है खेती को आधुनिक बनाना और इससे जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों से बचाना। इस पहल से उच्च घनत्व वाले सेब और अखरोट के बागानों, भेड़ पालन क्लस्टरों और केसर के पुनरुद्धार जैसी 29 प्रमुख परियोजनाओं को समर्थन मिलेगा। इससे ग्रामीण इलाकों में नौकरियों की बहार आने वाली है। और क्या आप जानते हैं, इस साल यूनिवर्सिटी में ज्यादातर गोल्ड मेडल हमारी महिला छात्रों ने जीते हैं। ये तो वाकई नारी शक्ति का कमाल है। मुख्यमंत्री ने युवा वैज्ञानिकों से कृषि स्टार्टअप स्थापित करने और किसानों के साथ मिलकर काम करने का भी आग्रह किया। हमारे बहादुर सुरक्षा बल अभी भी किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों की तलाश में जुटे हुए हैं। ये अभियान अब अपने तीसरे दिन में प्रवेश कर चुका है और अतिरिक्त टुकड़ियों को तैनात करके घेराबंदी को और मजबूत कर दिया गया है। ये ऑपरेशन बुधवार को कुचल छतरू बेल्ट के कंजल मंडू इलाके में एक मुठभेड़ के बाद शुरू हुआ था। सुरक्षा बल भारी जंगली इलाकों में छिपे आतंकवादियों का पता लगाने के लिए हेलीकॉप्टर, ड्रोन और स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन हमारे जवान पूरी लगन से काम कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र को सुरक्षित रखा जा सके और किसी भी खतरे को बेअसर किया जा सके। मुंबई और ठाणे में रहने वाले मेरे दोस्तों, जरा ध्यान देना। मौसम विभाग IMD ने 5 से 8 जुलाई तक ठाणे के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसका मतलब है कि भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, तो अपनी छतरी और रेनकोट तैयार रखना और हाँ, बाहर निकलने से पहले मौसम का हाल जरूर देख लेना। सुरक्षित रहना सबसे जरूरी है। स्थानीय अधिकारियों ने भी लोगों को सतर्क रहने और किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। निचले इलाकों में जलभराव की भी आशंका है, इसलिए सावधानी बरतें और जरूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये खबर आपके लिए है। भारतीय नौसेना ने 1100 से ज्यादा सिविलियन पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया आज 5 जुलाई से शुरू हो गई है और 18 जुलाई 2025 तक चलेगी। ये पद ग्रुप बी, गैर राजपत्रित और ग्रुप सी श्रेणियों में आते हैं, जिनमें चार्जमैन, स्टाफ नर्स, ट्रेड्समैन, मेट, स्टोर कीपर और ड्राइवर जैसे कई पद शामिल हैं। विभिन्न शैक्षणिक योग्यताओं वाले उम्मीदवारों के लिए अवसर हैं, जिसमें मैट्रिकुलेशन से लेकर ITI, डिप्लोमा और स्नातक तक शामिल हैं। ये एक बेहतरीन मौका है एक स्थिर और सम्मानजनक करियर बनाने का, तो देर मत करो, जल्दी से अप्लाई करो। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस समय 5 देशों के दौरे पर हैं और ये दौरा ऐतिहासिक है। उन्होंने अर्जेंटीना की पहली द्विपक्षीय यात्रा करके इतिहास रच दिया है। ऐसा 57 सालों में पहली बार हुआ है। उनका पूरा फोकस ग्लोबल साउथ के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने पर है ताकि आर्थिक और राजनयिक रिश्ते और भी गहरे हो सकें। वो घाना और त्रिनिदाद और टोबैगो की सफल यात्राएं कर चुके हैं, जहां उन्हें भव्य स्वागत मिला और कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। अब वह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए ब्राजील की ओर बढ़ रहे हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और ये हम सब के लिए गर्व की बात है। आज भारत के सहकारिता क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आनंद, गुजरात में देश की पहली राष्ट्रीय स्तर की सहकारी विश्वविद्यालय त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय TSU का उद्घाटन किया है। इस विश्वविद्यालय का लक्ष्य सहकारी क्षेत्र में बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए पेशेवर और प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करना है। यह PhD से लेकर डिप्लोमा और सर्टिफिकेट स्तर तक के कई लचीले और बहुविषयक कार्यक्रम प्रदान करेगा। अगले 5 वर्षों में यह विश्वविद्यालय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, PACS, डेयरी, मत्स्य पालन आदि जैसे सहकारी समितियों के लगभग 20 लाख कर्मियों को प्रशिक्षित करेगा। यह सहकारिता को सशक्त बनाने और ग्रामीण आय को बढ़ाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। एक अच्छी खबर है दोस्तों, हमास ने नवीनतम 60 दिवसीय युद्ध विराम प्रस्ताव पर मध्यस्थों को सकारात्मक जवाब भेजा है। यह एक बड़ी बात है
क्योंकि यह बंधकों की रिहाई और गाजा में मानवीय सहायता बढ़ाने सहित इस योजना को लागू करने के लिए बातचीत का रास्ता खोल सकता है। हमास ने कहा है कि वो इस ढांचे को लागू करने के तंत्र पर तुरंत बातचीत शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि उन्हें यह सुनिश्चित करने के लिए और अधिक बातचीत की आवश्यकता है कि प्रारंभिक युद्ध विराम युद्ध के पूर्ण अंत की ओर ले जाए। उम्मीद है कि यह कदम आगे बढ़ेगा और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा। गाजा में मानवीय स्थिति अभी भी बहुत गंभीर बनी हुई है। रिपोर्टों से पता चला है कि लगभग आधी चिकित्सा आपूर्ति खत्म हो चुकी है और ईंधन की कमी के कारण पानी की सुविधाएं मुश्किल से चल रही हैं। लोगों को भोजन की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है और कई लोग सहायता प्राप्त करने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य मानवीय संगठन लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं कि बच्चों में कुपोषण बढ़ रहा है और तत्काल और बिना किसी रुकावट के सहायता की सख्त जरूरत है। गाजा की लगभग पूरी आबादी मानवीय सहायता पर निर्भर है और सहायता की कमी से स्थिति और भी बदतर हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अभी भी पूरी तरह से सक्रिय है, जिसमें कई देश और संगठन स्थायी युद्ध विराम और संघर्ष को कम करने के लिए दबाव डाल रहे हैं। विभिन्न वैश्विक शक्तियों और इसमें शामिल पक्षों के बीच बातचीत जारी है, जो एक राजनीतिक समाधान और नागरिकों की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय OHCHR ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने, नागरिकों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करने और गाजा में मानवीय सहायता की डिलीवरी को तुरंत बढ़ाने का आह्वान किया है। दुनिया भर से शांति और स्थिरता बहाल करने की अपीलें लगातार आ रही हैं। लगातार प्रयासों के बावजूद गाजा में मानवीय सहायता वितरण अभी भी बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। रिपोर्टों से पता चलता है कि योजनाबद्ध सहायता आंदोलनों के एक बड़े प्रतिशत को या तो अस्वीकार कर दिया जाता है या बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिससे जरूरतमंदों तक महत्वपूर्ण आपूर्ति पहुंचाना अविश्वसनीय रूप से मुश्किल हो जाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने ये भी बताया है कि अमेरिकी और इजरायली समर्थित गाजा मानवीय फाउंडेशन GHF द्वारा चलाए जा रहे सहायता बिंदुओं और अन्य राहत समूहों द्वारा चलाए जा रहे मानवीय काफिलों के पास कम से कम 613 लोगों की मौतें दर्ज की गई हैं। यह स्थिति बहुत चिंताजनक है, क्योंकि इससे लाखों लोगों का जीवन खतरे में है और सुरक्षित और सुचारू सहायता वितरण चैनलों की सख्त जरूरत है। इसी के साथ खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए QTV सच के साथ। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।